हाँ जी, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक वो है कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है, तो हमारे पास में मान लीजिए ये हैं मिस्टर एक्स, इन्होंने परचेज किया। मेरे ख्याल उस दिन मैंने इसके बारे में थोड़ा बहुत आप लोगों को बताया भी था, जब बोला था कि बिजनेस इनकम और कैपिटल गेन दो तरह की इनकम आती है ना, लेकिन वो यस सर, बताया था। सॉल्व नहीं किया था हमने। हाँ, मिस्टर एक्स परचेज हाउस प्रॉपर्टी फॉर रुपीज 7 lakh as on 1st May 2008। ठीक है जी, हाउस प्रॉपर्टी की जगह पे हम कर लेते हैं गोल्ड बार। ठीक है जी, he converted into stock and trade। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ भाई कि हमारे पास में जो मिस्टर एक्स थे, उनका ज्वेलरी का बिजनेस था और उन्होंने अपने गोल्ड बार को कहाँ रख दिया? अपनी शॉप पे रख दिया। ठीक है, और उस दिन इसका फेयर मार्केट वैल्यू था, फेयर मार्केट वैल्यू था ऑफ गोल्ड बार लेट्स से 15 lakhs, और ये कन्वर्ट कब किया गया? एज ऑन 30th September 2012। Further, Mr. X sold it for rupees 30 lakhs as on 1st May 2019। 1 मई 2019 को उन्होंने बेच दिया। ठीक है, अब मैंने जितना उस दिन वहां पे बताया था उसमें यही बोला था कि यहां से यहां तक तो हमारा जो है वो कैपिटल गेन है, और इधर से इधर तक क्योंकि इसको बिजनेस ने होल्ड किया है तो हमारी बिजनेस इनकम। अब सर आपको रूल लिखने हैं इसके। नंबर 1, हमारी जो सेल्स कंसीडरेशन है वो हमारा फेयर मार्केट वैल्यू होगा ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन। यानी कि जिस टाइम हमने कन्वर्ट किया था उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है, क्योंकि इस क्वेश्चन में 15 लाख है, वो हमारी सेल्स कंसीडरेशन है। नंबर 2, हमें बेनिफिट ऑफ सीआईआई जो मिलेगा, बेनिफिट ऑफ सीआईआई जो मिलेगा वो मिलेगा 1/5/2008 से या फिर इसको ऐसे लिखते हैं सीआईए का बेनिफिट हमें मिलेगा 8/9 से 12/13 तक। ठीक है जी, और जब हम
बिजनेस इनकम निकालेंगे, इसको हटा दो, इसका मेरा वो है कहाँ से करना है वो तो स्क्रीन को प्रोजेक्ट करना होता है, जैसे लैपटॉप में क्यों? चलो अभी तो आज तो काम चला रहे हैं, ठीक है सर, अभी तो बच्चों को मेरे ख्याल कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट टाइम पे ना पहले से ट्राई कर लेंगे। छोड़ दो सर, अभी छोड़ दो, बंद कर दो इसको। हाँ जी, जब हम बिजनेस निकालेंगे ना, फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग बिजनेस इनकम, तो सर फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, उसको हम मानेंगे जी परचेज वैल्यू। किसमें? जब हम बिजनेस इनकम निकालेंगे। भाई सीधी सी बात, देखो ऊपर ऊपर सुनो ध्यान से, सिंपल सी बात है, ये बिजनेस है, मैं पर्सन हूं, मैंने इसके हैंडओवर किया किसी एसेट को, तो जिस फेयर मार्केट वैल्यू पे इसने लिया मुझसे, वो क्या हो जाएगी? वो इसकी परचेज कंसीडरेशन और मेरी सेल्स कंसीडरेशन। तो भाई फेयर मार्केट वैल्यू जो हमारे पास में है, वो फेयर मार्केट वैल्यू हमारा किसी के लिए तो बन जाता है सेल्स कंसीडरेशन और किसी के लिए बन जाता है परचेज कंसीडरेशन। ठीक है ना, सिंपल सी बात। अच्छा, बिजनेस इनकम में ना कभी भी वो नहीं लगता इंडेक्सेशन, ठीक है, इसको ऑफ कर, ठीक। अच्छा जी, ये आप लोगों ने लिख लिया नीचे जो रूल्स लिखे हैं? यस सर। तो रब कर देता हूँ, बल्कि पहले ठीक था, ऑफ कर दो। ठीक है ना, लाइट की स्क्रीन। अच्छा जी, इसको यहाँ से हटा देते हैं और अपनी स्पेस बना लेते हैं। ये हमारे साथ में वान्या जी हैं। यस सर। अच्छा, एक और बच्ची थी, उसकी ओरिएंटेशन चल रही है, इस वजह से वो नहीं आ रही। सेल्स कंसीडरेशन, हाँ जी, सेल्स कंसीडरेशन कितना? 15 लाख माइनस रियलाइजेबल एक्सपेंडिचर। अगर इन कनेक्शन ऑफ कन्वर्जन कोई एक्सपेंडिचर हुए हैं तो वो यहाँ पे आ जाएंगे, इस क्वेश्चन में है नहीं तो मैंने नील कर दिया। तो मेरी नेट कंसीडरेशन, सर नेट कंसीडरेशन 15 लाख। इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितने पे एक्वायर किया था सर? 7 लाख पे किया था, तो 7 लाख के ऊपर अब हम इंडेक्सेशन लगा देंगे। ऊपर कौन सा ईयर आता है सर? सेल वाला। और सेल वाला ईयर कौन सा है? ये है जिस दिन मैंने अपने एसेट को, बिजनेस को बेचा था। तो ये कौन सा ईयर है? ये है 12-13। 12-13 का सीआईआई बता दो जल्दी से, और 8-9 का भी बता दो। 200 137, और ये वैल्यू भी बता दो।
10,21,898 माइनस कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट तो कुछ है नहीं, ये आ गया हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल। अब बिजनेस इनकम, सेल्स वैल्यू 30 lakhs माइनस एक्सपेंस इन कनेक्शन ऑफ सेल्स। कोई भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते आ जाते हैं यहाँ पे, माइनस परचेज वैल्यू, और वो कितनी थी 15 लाख। तो 15 लाख की हमें बिजनेस इनकम होगी। ठीक है जी। ओके सर, कोई दिक्कत किसी को? No, sir. ठीक है। इसका सेक्शन था 45 सबसेक्शन 2। अच्छा, क्या हम लोगों ने वो किया था उस दिन पार्टनर वाला, Yes, sir. किया। वो जो अपना पार्टनर लेकर के आता है कैपिटल एज अ कैपिटल कंट्रीब्यूशन, किया था ना मेरे क्या पार्टनर वाला? Yes, sir. किया था। उसका सेक्शन लिख लेना बेटा, पार्टनर वाले का जो क्या नाम है कैपिटल कंट्रीब्यूशन वाला था, उसका था सेक्शन 45 सबसेक्शन 3। कैपिटल कंट्रीब्यूशन था 45 सबसेक्शन 3, ठीक है। और 45 सबसेक्शन 4 था डिसोल्यूशन, और ये कैपिटल कंट्रीब्यूशन, ठीक है। Yes, sir. अच्छा जी, अब सर सुनो, कंपल्सरी एक्विजिशन हमने कर लिया और स्पेसिफाइड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन वाला कर लिया था हमने। Yes, sir. जो valuation of। हाँ, अब करते हैं सर बोनस शेयर्स। ठीक है, ध्यान से सुनना, पहले मेरी बात लिखने से पहले समझो। सर देखो, मेरे पास जो बोनस शेयर्स होते हैं ना, वो दो तरीके के होते हैं, एक्वायर्ड प्रायर टू 2001-2 और आफ्टर 2001-2, ठीक है। अब इसके लिए हमारे पास में रूल्स क्या कहते हैं कि अगर कोई बोनस शेयर एक्वायर किए जाते हैं 2001-2 से पहले, तो इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी फेयर मार्केट वैल्यू
ऑफ 2001-2 और अगर आफ्टर होते हैं तो इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी सर निल। ये रूल्स है। अब जी मैं इस चीज को प्रूव करना चाहता हूं कि ये जो बात लिखी है ना वो सच लिखी है। इसके लिए आप लोग एक क्वेश्चन लिखो। मैं नहीं लिख रहा, क्वेश्चन लिखने का मेरा मन नहीं कर रहा, आप लोगों को डिक्टेट कर रहा हूं, आप लोग लिखो। ठीक है, लिखो मिस्टर एक्स परचेज 1000 shares of ABC Limited at the rate 15 each on 1st May 1997। ठीक है, अच्छा फिर लिखो कंपनी इशूड bonus shares in the ratio of 1:5 in the year 99-2000 in the year 99-2000। अच्छा जी, आगे फिर लिखो further company issued 400 shares to Mr. X 400 shares to Mr. X in the year 2005-6। fair market value of shares as on 1st April 2001 was 30 per share and Mr. X sold all the shares for 100 each in the year 1890। ठीक है जी, अब मैं ना कैपिटल गेन निकाल रहा हूं। कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन ऑफ मिस्टर एक्स फॉर असेसमेंट ईयर, कौन सा था, जो भी था। सेल्स कंसीडरेशन, हाँ जी सर, कितने शेयर्स बेचे हैं उन्होंने बताना। उनको मिले कितने थे, ओरिजिनल शेयर्स कितने मिले थे सर? 1000 शेयर्स मिले थे, है ना। तो 1600 शेयर्स बेचे। अच्छा, तू आ गया। बोनस शेयर्स कितने मिले थे? 200 मिले थे 1:5 की रेशो में। और फिर सेकंड बोनस 400। तो अनुज कहता है 1600 शेयर्स बेचे हैं, 1600 शेयर्स बेचे। बेच दो जी, 1600 शेयर्स 100 रुपए का एक बेचा है उसने, ठीक है ना। तो 1,60,000 हो गया मेरे ख्याल में, ठीक है ना। हाँ, माइनस रियलाइजेबल एक्सपेंडिचर, बेचने में कोई ब्रोकरेज लगी होती तो लिख देते हम। नेट कंसीडरेशन
सर 1,60,000। अब सर जरा ध्यान देना अपने कलम को रोक करके, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किस पे? ओरिजिनल शेयर्स पे, ठीक है, ओरिजिनल शेयर्स पे। सर मेरे ओरिजिनल शेयर्स कितने थे? 1000 थे सर, और मेरा एक्चुअल परचेज प्राइस कितना था? 15 था ना, और फेयर Yes. मार्केट वैल्यू कौन सी कितनी थी? 30। किसके साथ जाऊं? क्वेश्चन कहते हैं 30 के साथ। हाँ, रूल्स कहते हैं इफ कैपिटल एसेट acquired prior to 2012 and fair market value of 2012 is given in the question which is more than actual purchase price, then we have to consider fair market value of 2012 as a cost of acquisition। तो सर मैं तो 30 के साथ जाऊंगा, ठीक है, 1000 शेयर इंटू 30, और सर CII लगा दो, 30,000 शेयर्स का CII कब बिके थे ये? 1890। 1819 और 2012 का 100 है, 1819 का तुम बता दो। 280, ये वैल्यू आ जाएगी। अच्छा सर अभी शांति रखो, बोनस शेयर्स कृपया ध्यान दें, बोनस शेयर कितने मिले थे इसको? सर इसको बोनस शेयर 600 नहीं 200, पहले 200 मिले थे, फिर 400 और मिले थे, 200 शेयर्स। सर किस वैल्यू पे मिले थे? मिल वैल्यू पे। सर आपको नहीं पता क्या बोनस शेयर फ्री मिलते हैं, पैसे तो लेते हैं हम उसके। अच्छा, और फेयर मार्केट वैल्यू लगेगा इसके ऊपर? हाँ लगेगा सर, क्योंकि 2001-2 से पहले। तो मैं किसके साथ जाऊंगा? फेयर मार्केट वैल्यू के साथ जाऊंगा, है ना सिद्धांत? ये बात समझ में आई? तो सर मेरे 200 शेयर्स के ऊपर 30 रुपया 6000 इंटू 280 डिवाइडेड बाय 100, इसके ऊपर भी सेम ही लग जाएगा ना CII, फिर ये वैल्यू आ जाएगी। अच्छा जी आगे चलते, फिर उसने एक और बोनस शेयर बेचे, सेकंड बोनस शेयर्स 400। सर 400 शेयर्स इसको किस वैल्यू पे मिले थे? मिल वैल्यू पे मिले थे। इसके ऊपर फेयर मार्केट वैल्यू का कॉन्सेप्ट लगता है कोई? नहीं नो लगता सर। तो आफ्टर है ना, तो इसके साथ में क्या लगेगा? नील। और 0 इंटू 400 कितना बनता है सर? 0 बनता है। तो देखो मैंने प्रूफ कर दिया। क्या प्रूफ कर दिया? यहां देखो रूल्स के अंदर मैंने क्या लिखा था कि अगर प्रायर टू 2012 है तो हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेंगे? 12 का। अगर क्वेश्चन में दिया है तो, अगर नहीं दिया तो फिर तो नील ही हो जाएगा, और अगर आफ्टर का है तो उसका क्या होगा? नील। ठीक है, ये वैल्यू ये वैल्यूज कितनी कितनी आ गई? 84,000, 16,800. 84,000, 16,400, 800, sir. 800। अब करो, ठीक है जी, हो गया? रब कर दूं?
Yes, sir. 1 A कर लिया बेटा? Yes, sir. हाँ जी, सेक्शन वही है हमारा 55 सबसेक्शन 2 डबल ए, और बोनस शेयर की जगह अब क्या है जी, राइट शेयर्स। राइट शेयर्स का मतलब क्या होता है कि सर राइट है हमारा पहले परचेज करने का, यानी कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं कंपनी उनको पहले अधिकार देती है कि भैया आप खरीद लो सर, ठीक है। तो अब इधर देखिएगा, हो गया बेटा, वो हो गया। अब इधर देखिए, ध्यान दीजिए सर, XYZ कंपनी, ठीक है, इन्होंने राइट शेयर इशू किए, सिचुएशन या फिर केस 1, ठीक है जी, इशूड राइट शेयर्स। अब राइट शेयर्स के पैसे होते हैं सर कितने, 10,000 राइट शेयर्स एट द रेट 50 ईच। तो भाई कंपनी क्या कहती है, एंड मिस्टर ए परचेज इट, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन टू मिस्टर ए क्या आएगी सर, 50 ईच, है ना। ये तो नॉर्मल सी बात थी, इसमें क्या है, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। अब देखो जो बोलने जा रहा हूं, केस 2, अगर XYZ कंपनी है, उसने इशू किए हैं 10,000 राइट शेयर्स, और मिस्टर एक्स जो हैं वो एक्स नहीं ए, मिस्टर ए जो हैं वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है। अब उनको अधिकार दिया गया, राइट टू परचेज। कह जाओ, इधर सुन लो पहले, तुमसे पूछे बिना रब नहीं करूंगा। मिस्टर ए को राइट दिया गया कि आप खरीद लो सर, मिस्टर ए कहते हैं नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, तो फिर ये राइट आगे चला गया मिस्टर बी के पास, जो कि न्यू शेयर होल्डर था। न्यू शेयर होल्डर का मतलब एक पर्सन था, शेयर होल्डर में क्या था, एक्सेप्ट करने के बाद में शेयर होल्डर बन गया। अब मिस्टर बी ने पे किया। अच्छा अब देखो मिस्टर बी क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। मिस्टर ए कहता है मिस्टर कॉस्ट टू मिस्टर ए, अगर वो ले लेते तो कॉस्ट कितनी होती, 50 ईच होती, हमने ऊपर देख लिया। मिस्टर बी कहता लगता है इन शेयर्स में ना कुछ लोचा है। सिद्धांत सुनना, ऊपर देख, उसको छोड़। मिस्टर बी कहता है इन शेयर्स में लगता है कोई लोचा है, अगर अच्छे होते तो ए ही खरीद लेता। तो मैं इसको मतलब पिट गई एक तरीके से मार्केट में, मैं इसको कितने रुपए में खरीदूं। तो कंपनी को ये कहता है, कंपनी से बार्गेनिंग करता है, कहता है मैं तो इसके 40 रुपए से ऊपर कुछ नहीं दूंगा। 40 रुपीज 40 टू कंपनी दे दिया इसने, और ₹5 टू मिस्टर ए। अब मिस्टर ए को किस चीज के पैसे दे रहा है, वो ना थैंक यू अमाउंट दे रहा है। असल में उसको भी पता है कि इन शेयर्स के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सोच करके देखो, उत्सव तू और मैं आपस में दोस्त हैं,
ये दोनों कंपनी के ओनर हैं, हमने ठान लिया कि इनके शेयर के प्राइस डाउन करने हैं, कर देंगे कर देंगे। ये तेरे को देंगे पहले, तू खरीदेगा नहीं, पता मुझे भी और तुझे भी पता, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम कहते हैं जी नहीं, हम तो इससे कम वैल्यू पे ले रहे हैं आपको, 40 रुपए इनको दूंगा। और तूने राइट छोड़ने के लिए, उत्सव ने राइट छोड़ने के लिए, यानी कि ए ने राइट छोड़ने के लिए, वरना वो कहेगा कि मैं खरीद देता हूँ 50 रुपए, राइट छोड़ने के लिए इसने बी से ए, बी ने ए को 5 रुपए दिए, यानी कि दिवाकर ने उत्सव को 5 रुपए पर शेयर दिए। सबसे पहली बात, कॉस्ट टू मिस्टर बी क्या आई सर? 40 प्लस 5 यानी कि 45, कोई दिक्कत? और यही इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी होगी, ठीक है। अब आगे की बात, केस 3, बैठे बिठाए मिस्टर ए ने अर्न कर लिए ₹5 पर शेयर, ठीक है ना। क्या तुम्हें नहीं लगता कि इसके ऊपर कैपिटल गेन लगना चाहिए? सर कैपिटल गेन कैसे लगेगा, उसने कुछ दिया थोड़ी है। नहीं, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को राइट ट्रांसफर किया है, अधिकार अपना, वो इंटेंजिबल कैपिटल एसेट है, और बदले में मिस्टर बी ने मिस्टर ए को 5 रुपए पर शेयर दिए हैं। तो बाबूजी इसका मतलब ये है कि मिस्टर एक्स के हाथ में भी कैपिटल गेन हुआ है। हाँ जी, किसी को ये सिचुएशन समझ में ना आई हो तो बता दो, बोलो बच्चों, दोनों बच्चे ऑनलाइन वाले भी बताओ। आगे सर समझ। हाँ भाई अनुज, यस सर, आगे समझ। राज जी आप भी बैठे हैं, बताइए। सर इस पे फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा ना? कौन सा? ये इस वाले केस में जो उसने राइट भेजा है मिस्टर बी को, तो उसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा ना? हाँ बिल्कुल सही सर, इसके अंदर हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। पता है क्यों? क्योंकि है ना, कंपनी उसका राइट जानने के लिए और आगे ट्रांसफर करवाने के लिए बहुत सारे लंबे समय तक नहीं बैठेगी। वो कहेगा जी आपको खरीदना, सोच करके देखो, आप किसी मेहमान, कोई मेहमान आता है, उसके आप आगे आप चाय की ट्रे लेकर के जाते हो, वो ड्रामे कर रहा है, कहता नहीं नहीं मेरे को नहीं, अब पी लो, नहीं, कितनी देर खड़े रहोगे? 1 साल, 2 साल, 4 साल, चाय ठंडी हो जाएगी, 2 मिनट में ले रहा है तो ले, वरना मैं आगे चलूं। तो भाई साहब लेस देन 12 मंथ्स ही होगा इसका पीरियड, कि कंपनी वेट करेगी, हाँ बोल दे। आजकल तो लोग रिलेशंस में भी हाँ की इतना वो नहीं होते कि बता रहा तो बता भैया, वरना ना आगे चले, और भी काम है दुनिया में। अच्छा जी, कहाँ हमारा जमाना था, गीत गाए जाते थे पेड़ों के इर्द गिर्द। क्या हमारे जमाने से पहले ये मान जा रे मान जा रे मान जा। अच्छा ये बात समझ में आ गई। कैपिटल गेन अभी निकालते हैं इसका। देखो जी, नॉर्मल वाले केस में तो लड्डू सा क्वेश्चन है, मैं कोई क्वेश्चन बना ही नहीं रहा, 50 रुपए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, यहाँ पे मैं क्वेश्चन मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। मान लो फर्दर बी ने इसको बेच दिया, आगे लिख देते हैं इसके, मिस्टर बी sold it for rupees, sold it means sold all the shares for 500 each. In the year चलो छोड़ो, इसके अंदर ना गंद मच जाएगा खाम खा।
फिर क्वेश्चन बना दूंगा इसका, रूल तो पता लग ही गए हैं। हाँ में अपने पास में ये 3 केस हैं और खराब हो जाएगा केस अगर हमने इसके क्वेश्चन बना दिए। बस हमें इतना पता लग गया कि इन केस सेकंड हमारे पास में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 45, जितने में सेल करेगा वो तो हमारी सेल्स कंसीडरेशन बनी जाएगी, और जो बैठे बिठाए मिस्टर एक्स ने 5 रुपए कमा लिए हैं वो उसका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा बस। और इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? निल। अच्छा, देखो जी, ध्यान से सुनना मेरी बात को। हाँ जी, ध्यान से सुनना मेरी बात को। एक पर्सन है, वो कोई कैपिटल एसेट परचेज करके लेके आया, सेल्फ जनरेटेड कैपिटल एसेट। मान लो वो एक हाउस प्रॉपर्टी उसने परचेज की और बेच दिया, तो इसको क्या कहेंगे जी? सेल्फ जनरेटेड कैपिटल एसेट था। और सेल्फ जनरेटेड कैपिटल एसेट में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होती है? जो हमने परचेज की होती है, या फिर फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001, 1-2 की फेयर मार्केट, इन केस वो 1-2 से पहले परचेज किया था। ठीक है सर, ये तो हमने माना। अब एक सिचुएशन देखो, हम कहते हैं ना टेंजिबल इंटेंजिबल कोई भी कैपिटल एसेट हो सकता है। मैंने गुडविल की बात कर रहा हूं। गुडविल ऑफ बिजनेस मैं परचेज करके लेके आया। लेट्स से मैं केस लेता हूं, आप लिखिए गुडविल ऑफ बिजनेस। ये है सर गुडविल, चलो लिखो मत, इधर समझो पहले। गुडविल ऑफ बिजनेस, ठीक है। मैंने परचेज की, मैं कौन था? मैं था सर नथुराम हलवाई। मैंने परचेज की गुडविल ऑफ हल्दीराम। कितने के लिए? 3 करोड़ के लिए। नहीं, मैं ना एक टीचर था, लॉकडाउन के अंदर सारे इंस्टीट्यूट्स बंद हो गए। मैंने कहा यार क्या करें, रोजी रोटी तो कमानी है, तो मैंने कहा चलो हलवाई बन जाते हैं। लेकिन हलवाई भी छोटा मोटा नहीं बनना था, हमने कहा हल्दीराम बन गए। 3 करोड़ रुपए की उसकी हमने ब्रांड वैल्यू खरीद ली। मतलब अपने यहाँ पे आकर के हमने बोर्ड लगा दिया कि मैं भी हल्दीराम हूँ, हमारे यहाँ पे बढ़िया मिठाइयाँ मिलती हैं। थोड़े दिनों बाद स्थिति सामान्य हुई, नॉर्मल हुई सिचुएशन, पढ़ाई का काम दोबारा से चलने लगा। हमने कहा यार ये बकवास चीज है, ये मिठाइयाँ बनाने में मजा नहीं आ रहा है, लोग इज्जत भी नहीं देते, तो एक काम करते हैं, इसको ना बेच देते हैं। सोल्ड गुडविल ऑफ हल्दीराम फॉर 5 करोड़। 5 करोड़ के लिए मैंने बेच दी। भाई हल्दीराम तो हल्दीराम है, मैंने उसको 3 करोड़ में खरीदा था, थोड़ी ना उसकी ब्रांड वैल्यू कम हो जाएगी। हाँ, ये बात और होती है कि मैं उसको अमोर्टाइज करता हूँ अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट से। उसका कारण ये होता है कि मुझे हैवी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है और मैं धीरे धीरे उसको अपनी इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट करना चाहता हूँ एक्सपेंडिचर को। दैट्स इट। अकाउंट्स में हम ये करते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि उसकी ब्रांड वैल्यू कम हो जाती है, मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट से हट जाती है, क्योंकि वो मेरा परफॉर्मिंग एसेट नहीं होता ना, एक तरह से परफॉर्मिंग एसेट नहीं होती, वैसे वो मुझे फायदा दे रहा होता है। तो सर यहाँ पे आप क्या कहेंगे कि सर कुछ भी अगर ना लिखूं तो आपको 2 करोड़ का कैपिटल गेन हुआ है ना? सब लोग कहेंगे ना हाँ? हाँ यस सर। अब सर एक बात सुनो, मैं था टीचर, मेरे हो गए इंस्टीट्यूट बंद, मैं गया डॉक्टर नरेश त्रिहान के पास। जानते हो कौन है? सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट।
मैं गया डॉक्टर नरेश त्रिहान के पास, मैंने कहा सर सुनो, मुझे आपकी गुडविल चाहिए। कहता अच्छा गुडविल ले लो। तो उन्होंने मेरे को गुडविल बेच दी, गुडविल ऑफ प्रोफेशन। उनको बिजनेस थोड़ी कहेंगे, उन्होंने मेरे को बेच दी 3 करोड़। अच्छा, अब ना मैंने अपने यहाँ पर आकर के बोर्ड लगा दिया, मैं डॉक्टर नरेश त्रिहान, हमारे यहाँ पे सस्ता सुंदर टिकाऊ इलाज किया जाए, हमारे यहाँ ऑपरेशन किया जाए। तो भाई साहब ये कुछ सब आ गया मेरे पास, कह रहा मेरे ना यहाँ दिल में कुछ होता है। मैंने कहा अच्छा। मैंने टेबल पे लेटा लिया इसको और यहाँ से यहाँ तक इसको खोल दिया, पूरा खोल दिया, और अंदर जो सामान था ना भाई साहब उसको देख के मैं डर गया और वहां से भाग गया। क्यों? क्योंकि लड्डू बनाने वाला काम थोड़ी था, लड्डू तो कोई भी बना ले। भाई साहब डॉक्टर प्रोफेशन, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, उसके प्रोफेशन के अंदर अगर आपने किसी की गुडविल खरीद ली है, आप मां नालायक, मां बेवकूफ इंसान हो जो आपने पैसा खर्च किया, क्योंकि उसका फायदा आपको नहीं मिलने वाला। उसकी स्पेसिफिक नॉलेज है। आए कोई मेरे पास में, सर मेरे को चार्टर्ड अकाउंटेंट का नाम चाहिए, मैं आपका नाम लिखना चाहता हूँ। मैं कहा लिख ले, बाहर 3 करोड़ दे दिए, मुझे क्या दिक्कत है, कल को फंसेगा खुद फंसेगा, मुझे कोई आकर के कहेगा आपका नाम लिखा। मैं कहा झूठा है। डॉक्टर नरेश त्रिहान कहने से मैं डॉक्टर नरेश त्रिहान थोड़ी ना बन गया था, उसकी स्पेसिफिक नॉलेज मुझे थोड़ी ना मिल गई थी। तो सर इसको ना काटा मार दिया गया लॉ की बुक्स में कि गुडविल ऑफ प्रोफेशन इज नॉट अ कैपिटल एसेट। तो अगर कोई बेवकूफ खरीद फरोख्त कर भी रहा है इसकी, तो वो कैपिटल गेन के अंदर नहीं है। देखो सर, अब जो बताने जा रहा हूँ, किसी बिजनेस की ब्रांड वैल्यू बिल भी बिजनेस की हमने 3 करोड़ का खरीदा, हाँ, और जब सेल करने जा रहे हैं तो कोई 2 करोड़ तो कैपिटल लॉस आ जाएगा। जरूरी थोड़ी है गेन ही है, कैपिटल लॉस आ जाएगा। अब जो मैंने तुम्हें हमेशा बताया, शेयर्स मैंने लिए हुए हैं VRL लॉजिस्टिक के शेयर्स, जब खरीदे थे 455 पे थे, आज मेरे ख्याल में 228 चलता है, कभी कभी 300 के नीचे ही रहता है, 280 तक पहुंच जाता है। तो ये नीचे आ रहा है, नीचे आ गया, काफी स्लो डाउन हो गया इसके अंदर। तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो लॉस उठाऊं, इनको बेच दो, या फिर बैठा दूं। पैसे की जरूरत नहीं है मेरे को नहीं चाहिए। जिस दिन ये चढ़ेगा उस दिन इससे पैसा बाहर निकाल लूंगा। तो पड़ा हुआ है ना, इन्वेस्टमेंट है ये 455 में, और अगर आज बेचता हूं तो ये कम पे बिकेगा, तो वो कैपिटल लॉस आ जाएगा। जरूरी नहीं है ना कैपिटल गेन ही आए, कैपिटल लॉस भी आ सकता है कैपिटल एसेट को बेचने पे। अच्छे, हाँ जी सुनो जी, एक चीज पढ़ाने जा रहा हूँ, एग्जम्पशंस। लेकिन एग्जम्पशन से पहले, हालांकि भी चैप्टर ओवर नहीं हुआ, एग्जम्पशंस करा बीच में, उसके बाद फिर आगे चलूंगा।
एग्जम्पशंस अलग चैप्टर नहीं है, इसी के अंदर ही है। कुछ सिखा रहा हूं, कुछ अलग। देखो जी, हम क्या कहते हैं कि मान लो हमारे पास में एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है, कितने की, मान लो वो हमने उसके ऊपर कैपिटल गेन करवाया, कैपिटल गेन हमने किया, उसके ऊपर आया हमारे को मान लो 50 लाख। अब रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी थी, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी थी और उसके ऊपर कैपिटल का गेन आया 50 लाख, यानी कि मैंने अपना मकान बेच दिया। क्या लगता है मकान बेच करके मैं क्या करने वाला हूँ? मेरे पास एक फ्लैट था, मैंने उसको बेच दिया। फ्लैट बेच करके क्या मैं रोड पे आ जाऊंगा 50 लाख रुपए को हाथ में लेकर? देखो जी मेरे हाथ में 50 लाख, मैं परचेज करूंगा न्यू हाउस प्रॉपर्टी। अब केस 1 मैंने परचेज की 30 लाख रुपए की। केस 2 मैंने परचेज की 50 लाख रुपए की। केस 3 मैंने परचेज की 80 लाख रुपीस की। तो रूल्स ये कहते हैं जितने भी तुम नई प्रॉपर्टी खरीद लोगे ना, सब्जेक्ट टू योर कैपिटल गेन, उतना तुम्हारे को एग्जम्पशन मिल जाएगी। एग्जम्पशन का क्या मतलब है, आओ समझ लो। जैसे यहाँ पे तुम्हारी कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे कहानी बंद हो जाती थी ना, कितने का, 50 लाख। अब यहाँ से आगे कहानी शुरू, यहाँ पे माइनस करेंगे एग्जम्पशन। हम एग्जम्पशन कितनी देंगे, हम एग्जम्पशन देंगे पहले केस में 30 लाख, दूसरे केस में 50 लाख, तीसरे केस में 50 लाख। मैक्सिमम उतना ही अमाउंट की छूट मिल सकती है जितना टैक्सेबल हो। तो सर एग्जम्पशन केस 1 में 50 लाख, केस 2 में, सॉरी केस 1 में 30, केस 1 में 30 लाख, केस 2 में 50 लाख और केस 3 में भी 50 लाख। तो इसका मतलब टैक्सेबल अमाउंट कितना होगा सर? टैक्सेबल अमाउंट होगा केस 1 में 20 लाख, केस 2 में निल और केस 3 में निल। गलती से भी नेगेटिव अमाउंट मत निकाल देना केस 3 में। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बोल रहे हैं ला मेरे 30 लाख दे, मुझे पैसे दे। नेगेटिव का मतलब तो यही हो गया ना, उससे पैसे मांगे। हम उससे क्यों पैसे मांगेंगे भाई, वो क्यों पैसे देगा? हाँ जी, बात समझ में आई सबको? Yes, sir. जल्दी से करो। हटा दो इसको। Yes, sir. सर ये जो केस है सिर्फ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी की उसमें आएगा? के लिए भी है, लेकिन ये समझा रहा हूं। अभी और भी लगाऊंगा। ओके। हटा दो इसको। यस सर। इतना मुश्किल रहेगा।
हाँ बड़ा अभी बताता हूँ सबको बताता हूँ। हाँ ये देखना, ये आपको कैपिटल गेन हुआ और सेल ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है जी, आपको कैपिटल गेन हुआ और सेल ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, आपको इसको इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्टमेंट इनटू न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। कितने टाइम तक? सर इन्वेस्टमेंट दो तरीके से होती है, या तो परचेज का केस होता है और या फिर कंस्ट्रक्शन का केस होता है। अगर परचेज का केस है तो 1 year before और 2 years after तक आपको नई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में ये पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा जी, अगर कंस्ट्रक्शन का केस है तो सर विद इन 3 years। आओ इस चीज को समझिए, समझा दो। ध्यान दो, मान लो मैंने आज एक हाउस प्रॉपर्टी बेची है, आज की डेट क्या है? 3rd April 2021 को मैंने एक हाउस प्रॉपर्टी बेची है और मैंने परचेज कर ली थी 4/4/2020 तक, यानी कि 1 साल पहले तक जाऊंगा, उससे आगे नहीं जाना, उससे ज्यादा पीछे नहीं जाना। तो 4/4/2020 को अगर मैंने कोई न्यू हाउस प्रॉपर्टी परचेज कर ली थी तो ठीक है, यानी कि यहाँ पे मैंने परचेज कर ली थी 30 लाख के लिए और इस पे मेरे को कैपिटल गेन हुआ 50 लाख, तो मेरा टैक्सेबल अमाउंट कितना हो जाएगा? सर 50 लाख का कैपिटल गेन था, 30 लाख की आपकी एग्जम्पशन आ गई, 20 लाख रुपए आपका टैक्सेबल हो। ये बात समझ में आ गई? यहाँ Yes, sir. ये डेट और यहाँ पे 2 साल बाद की डेट 2/4/2023। अगर ये किसका केस है जी? 2 year आफ्टर का केस, ठीक है, इसको बीच में ही लिखना था। अच्छा, तो ये हमें मतलब समझ में आ गया है, सबको आ गया ना? Yes, sir. हाँ, अच्छा जी, अब ना हमारे पास में गोल्डन रूल है, गोल्डन रूल है, लिखेंगे नहीं बीच में, बीच में बिल्कुल नहीं लिखेंगे, समझाने के लिए बोल रहा हूँ। गोल्डन रूल है कि आप ये वाला कौन सा साल है? 2021-22 है ना, 21-22 शुरू हो गया, 21-22 में आप जो भी इनकम अर्न करेंगे ना, उसके ऊपर 22-23 में आप टैक्स पे करेंगे। ये रूल है, एक साल कमाओ, जी भर के कमाओ, अगले साल उसके ऊपर टैक्स पे करो। तो इसका मतलब कॉन्ट्रडिक्शन आ गया ना, ऐसे तो हमारे को ये 2 साल का टाइम दे रहे और फिर हमारी इनकम को अगले साल टैक्सेबल कर रहे हैं, कॉन्ट्रडिक्टरी बात होगी ना, ये बात समझ में आई? तो इसके लिए ना इन्होंने बोला कि अच्छा काम करो, आप जो है इस अमाउंट को अपने पास मत रखो, एक अकाउंट ओपन करते हैं, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम 1988, ये ओपन करते हैं अकाउंट और आप ये पैसा कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डाल देना, should be deposited
amount in capital gain account scheme 1988 before due date of filing return of income। आपकी जो भी ड्यू डेट है, अगर आप कंपनी एसएससी है या नॉर्मल है, मान लो मैं 31 जुलाई लेकर के चल रहा हूँ, 30 सितंबर लेके चल रहा हूँ, कोई उससे पहले पहले ये पैसा बीच में डाल देना इसके अंदर, या तो तुम इन्वेस्ट कर देना या फिर अपने हाथ में मत रखना, इसमें डाल देना कैपिटल गेन अकाउंट। अदरवाइज ये अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, ना केवल डालना है बल्कि डाल करके निकाल करके इन्वेस्ट भी करना है। कितने टाइम पीरियड के अंदर? वही 2 साल या 3 साल एज द केस में। अमाउंट so deposited should be invested within time period prescribed. Otherwise, amount become taxable। यानी कि अगर आपने प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड के अंदर जो कि 2 साल या 3 साल है, पैसा यहाँ से निकाल करके हाउस प्रॉपर्टी के अंदर नहीं इन्वेस्ट किया तो भाई साहब ये आपका अमाउंट टैक्सेबल हो जाए। अच्छा ठीक है, अब न्यू हाउस प्रॉपर्टी परचेज की जाती है, अगर क्या करनी ही पड़ेगी तो न्यू हाउस प्रॉपर्टी can't be sold before 3 years from the date of purchase। Otherwise, amount exempted earlier become taxable। ठीक है जी, 3 साल से पहले पहले हाउस प्रॉपर्टी को हाथ मत लगा देना, वरना तुम्हारा जो पहले अमाउंट एग्जम्प्ट हुआ था वो टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन इस रूल की एक एक्सेप्शन है। अब कौन सा? अब ये वाला रूल, sale to government through compulsory acquisition। सर आप एक हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर कैपिटल गेन अर्न करते हो और उस पे कैपिटल गेन अर्न करते हो तो जितना कैपिटल गेन है वो टैक्सेबल होने वाला है। लेकिन अगर आप न्यू हाउस प्रॉपर्टी के अंदर उस पैसे को डाल देते हो जो आपके कैपिटल गेन का है, तो आपको
सब्जेक्ट टू योर कैपिटल गेन, जितना आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया था न्यू हाउस प्रॉपर्टी पे उतने में छूट मिल जाएगी और रिमेनिंग टैक्सेबल हो जाएगा। जैसे मान लो हमने 50 लाख का कैपिटल गेन अर्न किया और न्यू प्रॉपर्टी हमने 30 लाख की खरीदी, तो टैक्सेबल अमाउंट कितना हो गया 20 लाख। जो बचा हुआ पैसा कुछ नहीं बचा, 50 में से 50 तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं। 50 का कैपिटल गेन था, 80 की प्रॉपर्टी परचेज कर ली, 30 लाख अपनी जेब से डाल देंगे तो भी एग्जम्पशन 50 तक ही रहेगी। ठीक है सर। अब हम कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट करने का समय कितना टाइम है, समय है हमारे को कि हम इन्वेस्ट कर सकते, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी परचेज करनी है, ऐसा तो है नहीं कि 2 रुपए की चीज है। सपनों का महल बना रहा हूं तो कंस्ट्रक्शन भी हो सकती है और परचेज करने में समय भी लग सकता है। तो हम कहते हैं ये समय क्या है, या तो 1 साल पहले या 2 साल बाद इन केस ऑफ परचेज, और कंस्ट्रक्शन का केस है तो 3 साल के अंदर अंदर, यानी कि आपको बोला गया 3 साल के अंदर अंदर मैक्सिमम आप नई प्रॉपर्टी में पैसा लगा देना, अदरवाइज अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। ऐसा कहते हैं वो भूल गए कि भैया ये पैसा तो अगले साल ही टैक्सेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गोल्डन रूल क्या कहता है, 1 साल कमाओ अगले साल टैक्स पे करो। तो कहते हैं हाँ हाँ हमारी गलती है, हमने ऐसी बात बोली। लेकिन अब दोनों बातों को काट नहीं सकते, तो एक काम करते हैं कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम बना लेते हैं। आप पैसा अपने पास मत रखना, उसके अंदर डिपॉजिट कर दो। अगर आपको 1 साल से ज्यादा लग रहा है तो ड्यू डेट ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम से पहले पहले, यानी कि टैक्स की ड्यू डेट आने से पहले पहले भाई साहब आप इस कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के अंदर पैसा डिपॉजिट कर देना। और न केवल डिपॉजिट करना बल्कि निकाल करके इन्वेस्ट भी कर लेना विद इन टाइम पीरियड। अदरवाइज अगर अमाउंट उसी में पड़ा रह गया तो टैक्सेबल हो जाए। फिर एक और कंडीशन होगी, नई परचेज की हुई हाउस प्रॉपर्टी को आप 3 साल से पहले बेच नहीं सकते, क्योंकि लोगों ने ना ये बिजनेस बना दिया था टैक्स बचाने के लिए, खरीदने बेचने के लिए। 3 साल से पहले भी बेच सकते हैं। 3 साल से पहले बेची तो आपका जो अमाउंट था ना, अर्लियर अमाउंट जो एग्जाम किया था वो टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन इस रूल की एक एक्सेप्शन है, अगर मान लो आप नहीं बेचना चाहते थे, गवर्नमेंट ने जबरदस्ती आपसे आके आपकी हाउस प्रॉपर्टी छीन ली 3 साल के अंदर अंदर और आपके मुंह पे कंपनसेशन दे मारा। याद है मैंने एक केस बताया था जहाँ पे कंपल्सरी एक बार मेट्रो बीच में आती थी, वाली लास्ट देखी है? नहीं देखी, कोई बात। कभी कभी गवर्नमेंट ऐसे करती है, जरूरी नहीं है कि आप हाउस प्रॉपर्टी बेचना चाहते हो तो ही कोई खरीद पाएगा, ना ना ना। अगर मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हूँ, आपकी हाउस प्रॉपर्टी मेट्रो के ट्रैक के अंदर आ गई है, मतलब जो मैंने प्लान किया है, मैं उसको वहां से हटा दूंगा, आपको कंपनसेशन दूंगा, भर दो, नई प्रॉपर्टी परचेज कर ले। हाँ हो सकता है, इक्वल वैल्यू नहीं होती ना, कुछ ऊपर नीचे होता ही है। इक्वल वैल्यू होगी तो नो प्रॉफिट नो गेन, अगर ज्यादा वैल्यू का दे दिया मकान तो कैपिटल गेन होगा। सर कम का तो कैपिटल लॉस हो जाएगा, कम में अनसेटल भी होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि सेल की डेफिनेशन के अंदर, ट्रांसफर की डेफिनेशन के अंदर सिर्फ सेल ही नहीं आता, कंपल्सरी एक्विजिशन भी आता है। लेकिन ये सिर्फ गवर्नमेंट के केस में, जग्गू दादा के केस में नहीं, तो उसने भी आपके पैसे आपके मुंह पे नहीं मारे और जबरदस्ती घोषला वाला वो नहीं। अच्छा जी, तो कहता है जी कंपल्सरी एक्विजिशन अगर आपने कर लिया तो आपकी एजम्पशन बनी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, ये पूरा रूल है। ठीक है, इसको फटाफट से कॉपी करो। और अगर अच्छी तरीके से चाहते हो तो लैंडस्केप में करना होगा, वरना पूरा मचा दोगे पूरे पेज। मच भी क्या होगा तो थोड़ा सा तीन साल के अंदर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होना चाहिए। सारा पैसा मतलब उसका जितना भी पैसा बना वो कंस्ट्रक्शन के ऊपर लगा।
सर हाँ जी बेटा। सर इसमें जो आफ्टर 2 years लिखा है परचेज वाले में, वो मतलब वो जो 2 साल जो सेकंड जो भी ईयर आएगा सिर्फ वो ईयर कंसिडर होगा, या उसके बाद कोई भी टाइम, मतलब 2 साल के बाद किसी भी टाइम में खरीद सकते हैं? 2 साल की बात नहीं, मैंने भी समझाया था। जैसे मान लो आज की डेट है, आज क्या डेट है, क्या डेट है, यस सर। अच्छा, आज 3। 3/4/21। ठीक है, अब इसके 2 साल चाहिए हमारे को, 2 साल के अंदर अंदर, 2 साल या 3 साल, 2 साल मान लो सर। तो हम क्या कहते हैं, 2/4/2023 से पहले पहले कभी भी परचेज करो। ओके सर, वो आफ्टर लिखा हो तो मैं कंफ्यूज हो गई। हाँ, आफ्टर का मतलब ये है बाद में, और बिफोर का मतलब पहले। अगर पहले कर चुके हो तो कोई दिक्कत ओके सर। नहीं। आज क्लास में तो गुस्से में क्यों थे? क्या बात है? सर सॉरी, मैं गुस्से में? हाँ, तुम गुस्से में। नहीं सर। यार, बच्चे पढ़ाने की काम है तुझे 15 साल से। क्या छोटे कोई बात नहीं। लिखिए बेटा ये। तो ठीक है। यस सर। बुला के लो, हो सकता है। मेरी स्क्रीन विजिबल है ना बेटा तुम लोगों को? यस सर। ठीक ठीक है। एक चीज लिखना है इसके अंदर, नीचे नोट लिखना, नोट, नोट लिखना। इफ कैपिटल गेन इज लेस देन 2 crore, then one house property is permitted to purchase. Otherwise, a succeed person will lose. Person can purchase 2 house property, new one. ठीक है, यस सर। बना लिया, बता दिया। यस सर। ठीक है। हाँ जी, एक क्वेश्चन लिखना। मिस्टर एक्स परचेज, नहीं, ऐसे लिखो, मिस्टर एक्स हैव अ कैपिटल गेन, वहीं से शुरू करते हैं ना, यहाँ पर काम है। मिस्टर एक्स हैव अ कैपिटल गेन of rupees 80 lakh in the year 2016-17, within bracket लिख लो 2nd of May 2016, डेट भी लो। आगे लिखो और इंसिडेंट रहना। हेलो, क्लास में भी छुट्टी पता नहीं, यहाँ से फिर मैं आया क्लास से, बाद में बात करेंगे क्लास में। जी, ठीक। हाँ जी, क्या कह रहा था मैं? हाँ, क्या लिखा है मैंने?
16, 17 में कैपिटल गेन, ठीक है। He purchased new house property for rupees 50 lakhs within bracket लिख देना case 1. Purchase new house property, अगली लाइन में लिखो purchase new house property for 90 lakhs ठीक है जी, केस 2 विदिन ब्रैकेट लिख दो केस 2. अच्छा, अब अगली लाइन में लिखना व्हाट वुड बी योर आंसर if he sold new house property as on 1st April 2019. ठीक है. अच्छा, इसमें परचेज कब की थी हाउस प्रॉपर्टी केस 1 और 2 में, उसकी डेट भी लिख लो. अब बेचा था उसने पुराने मकान को मई में ना, जून लिख लो 1st जून 2016. 1st जून 2016 ठीक है. केस 1 और 2 में जो डेट है वो क्या है 1st जून 2016. हाँ जी, अब देखो जरा इसको समझते हैं, करते हैं क्वेश्चन. ऊपर हेडिंग लिख लो कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन ऑफ मिस्टर एक्स फॉर असेसमेंट ईयर सोल्ड. तो हमने निकाला है सेल्स कंसीडरेशन. अरे ये क्या कर रहा हूं, हमें तो कैपिटल गेन आ गया. ठीक है, तो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितने का है, कितने का 80 लाख माइनस कर दिया हमने इसका एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54 कितना 50 लाख. तो टैक्सेबल कितना हो गया सर 30 लाख. ये कौन सा सस्पेंड ईयर है, तो 17-18 अगले साल को सस्पेंड ईयर कहते हैं. 16-17 में कुछ ध्यान कीजिए 30 लाख. ठीक है, तो इतना टैक्सेबल हो गया. ये था हमारा केस 1. केस 2 80 लाख माइनस न्यू कितने का परचेज किया था, तो 90 की तो मिलेगी नहीं, 80 की मिलेगी. और यहाँ क्या हो जाएगा नहीं. ये हमने अभी भी समझा था केस 2, ये केस 1. अच्छा जी, ये तो था हमारा ए पार्ट. बी पार्ट में कहता है आपका आंसर क्या होगा अगर उसने 3 साल से पहले जो है हाउस प्रॉपर्टी को बेच दिया. 3 साल से पहले बेच दिया है, चेक करो जो डेट लिखी है 3 साल पहले की डेट ऐसे बेच दिया. अब देखो सर, ये ना ध्यान से देखना है. जब हमने कहा था ना कि तेरा जो पहले एग्जाम किया था ना अमाउंट उसको छीन लेंगे, तो उसको कैसे छीनते हैं आओ सिखा दें. ये फिर से आएगा कि मैंने एक मकान बेचा है, कहेगा सेल्स कंसीडरेशन कितने में बेचा था 99 में. इसने न्यू प्रॉपर्टी को कितने में बेचा, न सिर्फ डेट लिखवाई है, अमाउंट भी लिखवाया. अमाउंट नहीं, अमाउंट लिख लो 99 लाख. अच्छा जी, फिर ये कहेगा सर रियलाइजेबल एक्सपेंडिचर बताओ कितने हैं. मैंने कहा जी आपने कुछ
खर्च तो किया नहीं है तो नील हो गया। तो नेट कंसीडरेशन कितना हो गया? नई प्रॉपर्टी को बेचने की नेट कंसीडरेशन हो गई 99 लाख। अब हमने माइनस किया कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सबसे पहली बात तो इंडेक्सेशन लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। 24 मंथ से कम होता तो लगाते हैं, 24 मंथ से ज्यादा होता तो लगाते हैं। ये शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, चेक कर लो। दो साल से कम है। चलो इंडेक्सेशन की बात छोड़। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम कहते हैं, हाँ पे ये बता तेरा तूने कितने में परचेज किया इसको? वो कहता है सर मैंने इसको परचेज किया था कितने में? 50 लाख में। केस 1 में 50 लाख में किया था ना। हमने कहा अब है ना तेरा अमाउंट हम छीनेंगे तो जो पहले एग्जम्पशन दी थी ना तेरे को उतना अमाउंट माइनस कर देंगे। जितनी एग्जम्पशन दी थी ना पहले तेरे को तेरे परचेज अमाउंट में से उतनी एग्जम्पशन माइनस कर देंगे। बोलो जी केस 1 में एग्जम्पशन कितनी थी? सर 50 लाख। इसका मतलब सर हमने इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना मान लिया? नील। ये एग्जम्पशन छीनने का तरीका है। अगर उसने 2 साल से 3 साल से पहले तेरे बेच दिया ना तो हम एग्जम्पशन कैसे छीनेंगे? उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से अर्लियर अमाउंट एग्जम्प्टेड जो होगा ना वो माइनस कर देंगे। ठीक है। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ये एक्विजिशन में मैंने इंप्रूवमेंट लिख दिया। माइनस करेंगे सर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, वो तो है ही नहीं। तो भाई साहब के आपके पूरा 99 लाख शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तुम बता रहे हो चेक करके 99 लाख। ठीक है बोलिए, ये हरकत करनी है। अब केस 2 में देख लो, कहता है जी सेल्स कंसीडरेशन कितनी थी? 99 लाख। 99 लाख में बेचा। रिलायबल एक्सपेंडिचर सर नील। नेट कंसीडरेशन सर 99 लाख माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। हमने कहा तुम्हें फिर दूसरे केस में भी इसको बेच दिया है ना, सुनो बेच दिया है ना 2 साल से पहले फिर तेरी एग्जम्पशन छीनेंगे। हमने कहा तेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी है? कहता है मैंने इसको परचेज किया था 80 लाख के लिए परचेज किया था। हमने कहा तेरा एग्जम्प्टेड अमाउंट अर्लियर कितना था? कहता है जी 80 था। ये तुम्हें 80 था नहीं 90 का खरीदा था। 90 का खरीदा उसने इसको 90 का खरीदा, परचेज किया था 90 का और अमाउंट एग्जम्प्ट कितना हुआ था? 80 लाख। तो तेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम कितनी मानेंगे? 10 लाख। ये वही 10 लाख है जो उसने अपनी जेब से डाले थे, पैसे मिलाकर डाले थे ना भाई। 80 का तो कैपिटल गेन हो गया था। सुन 80 का तो कैपिटल गेन हो गया था, 10 लाख उसने अपनी जेब से निकाल के डाले थे। इसका मतलब ये वही 10 लाख है जो उसने अपनी जेब से डाले थे, क्योंकि जितने का उसको कैपिटल गेन हुआ था वो तो सारा एग्जम्पशन ले चुका था। तो उसका वही एग्जम्प्टेड अमाउंट हमने छीनना है। तो मैक्सिमम कितना छीन सकते हैं? जितना दिया था या कितना था? 80 दिया था। तो एग्जम्पशन छीनने का तरीका समझ में आया? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से माइनस कर लो अमाउंट अर्लियर एग्जम्प्टेड। तो 10 लाख आ गया यहाँ पे। अब माइनस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट नील। तो 99 में से 10 गए, कितने बचे? 89 है। शॉर्ट टर्म देते हैं। ठीक है, हटा दो उसको बेटा। यस सर।
तुम लोगों ने बताया कि 2 महीने से 2 साल से कम है, जो मैंने डेट दी थी उसके हिसाब से, तो मैंने तुम्हारी बात पे यकीन किया। शॉर्ट टर्म तुमने बताया तो डेट चेक करके बता, तभी 24 महीने पूछे तुमसे, कब खरीदा था इसने न्यू हाउस प्रॉपर्टी? सर लॉन्ग टर्म में आएगा ये। जून 2016 और बेचा कब इसने इसको? 1 अप्रैल 2019। तो इसका मतलब तुमने वैसा धोखा किया। यस ये लॉन्ग टर्म में आएगा। लॉन्ग टर्म में दोस्तों मैंने पूछा भी बार बार चेक कर लो कि 24 महीने से नीचे है या ऊपर है, इंडेक्सेशन का बेनिफिट देंगे इसको। मतलब जो बच्चा रिकॉर्डेड क्लास देख रहा होगा वो क्या सोचेगा कि सर सबकी बात पे भरोसा कर लेंगे, 10 लाख के ऊपर इंडेक्सेशन करो। बोलो कब बेचा था इसने, कौन से ईयर में? 1920। और कब परचेज किया था? 16। तो फिर 20 का बताओ। बीस का बताओ। और 16-17 का कितना? सर इस केस में हम लोग 10 लाख पे हमेशा इंडेक्सेशन लगाएंगे, जो भी अमाउंट निकलेगा। इंडेक्सेशन से पहले माइनस करना। ओके सर। हो गया? यस सर। देखो 54B क्या है? कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। अभी कौन सी एग्रीकल्चरल लैंड होगी बताओ सर? ये होगी अर्बन या रूरल? बोलो। अर्बन होगी, रूरल पे तो कैपिटल गेन नहीं आएगा। कैपिटल गेन आ नहीं सकता तो देखो कैपिटल एसेट ही नहीं, तो आपको कैपिटल गेन हुआ ऑन सेल ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। सर जरा देख लीजिए एग्रीकल्चरल लैंड को एग्रीकल्चरल लैंड कहते कब है? एग्रीकल्चरल लैंड मींस लैंड यूटिलाइज्ड for agricultural activities prior to 2 years from the date of sale by himself or parents। यानी कि वो जो बंदा है उसने या तो खुद या फिर उसके पेरेंट्स ने बेचने से 2 साल पहले तक इसको एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के लिए यूज किया हो, ऐसी लैंड को हम एग्रीकल्चरल लैंड मानते हैं। अदरवाइज हम इसको एग्रीकल्चरल लैंड नहीं मानते। इस चीज को हमने अच्छे से प्रैक्टिस भी किया था क्लास के अंदर, जिसमें कि हमने बताया था एग्रीकल्चरल लैंड
ठीक है, अब हमें कैपिटल गेन हुआ है ऑन सेल ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड और हमें इन्वेस्टमेंट करनी है सर एग्रीकल्चरल लैंड में ही, न्यू अर्बन और रूरल एग्रीकल्चर लैंड, मतलब आप खरीद कोई भी सकते हो, अर्बन भी और रूरल। टाइम पीरियड क्या है सर? टाइम पीरियड है, कंस्ट्रक्शन का तो केस हो ही नहीं सकता, परचेज का केस होगा, क्योंकि सर हम कौन होते हैं लैंड को कंस्ट्रक्ट करने वाले, तो भगवान ने किया। परचेज कर रहे 2 इयर्स में, उनको ठंड लगी, परचेज करना है 2 इयर्स के लिए, 2 साल का टाइम पीरियड है। अगर परचेज कर सकते हो ठीक है, 1 साल के अंदर परचेज कर लेते हो तो ठीक है, वरना अगर 2 साल का बेनिफिट लेना चाहते हो तो आपको कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में ये पैसा डालना होगा, अब ये निकालना होगा और विद इन टाइम पीरियड इन्वेस्ट करना होगा। अगेन न्यू एग्रीकल्चरल लैंड, आप बेच नहीं सकते 3 साल से पहले, लेकिन अगर गवर्नमेंट ने कंपल्सरी एक्वायर कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं, फिर आपका एग्जम्पशन बना। ठीक है, देखो आप लोगों को ऐसी सिचुएशन में खुशी भी हो रही होगी और गम भी हो रहा होगा इस सेक्शन को पढ़ के। भाई खुशी ये कि सर ये तो पहले वाले जैसा ही है, बस कैपिटल गेन का, कैपिटल एसेट का नाम चेंज हुआ, और गम ये कि सर का तो बना बनाया था, हमें बनाना क्या किस्मत अपनी बना 54 भी। लेकिन सर आपको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बेटा स्क्रीनशॉट है ना, इसी में बड़े रह जाते हैं फोन में, फिर फोन वाला चढ़ जाती है उन फोटोज पे, इससे बढ़िया लिख लो मेरी खुशियों से मत चलो। कितना टाइम हो गया बेटा? 4:50 हो गए। सुनो, अगर तुम प्रॉमिस करते हो कि इसको बना लोगे कॉपी में तो स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मेरा एक और सेक्शन हो जाएगा, ये लो इसका स्क्रीनशॉट ले, 54 बी सब ले, घर बैठे हुए बच्चे दे रहे सर, हमें तो परमिशन की जरूरत नहीं, हमने तो पहले ही। सर मुझे ये पूछना था कि जैसे जो अगर रूरल लैंड है, अगर वो उसने 3 साल पहले से बेच दिया, रूरल लैंड पे तो कैपिटल एसेट मानते ही नहीं है उसे, तो वहां से एग्जेम्पशन वापस कैसे लेंगे? नहीं वही वही नहीं उसके होगा ही नहीं। देख सरकार पता चाहती क्या है कि लोग अपनी अर्बन एग्रीकल्चर लैंड को छोड़ें और गांव में जाकर के खेती करें। तो जब हमें कैपिटल गेन, देखो बात बताओ ना, एग्जम्पशन तो तब छीनी जाएगी ना जब कैपिटल गेन कंप्यूट होगा। अगर रूरल एग्रीकल्चर लैंड होगा तो उनको पहले से ही मना कर देंगे, इसको कि जाओ तुम्हारी एग्जम्पशन छीननी है हमने, हम तो तुम्हारा कैपिटल गेन ही कंप्यूट नहीं कर रहे। जब कैपिटल गेन कंप्यूट करेंगे तभी तो एग्जम्पशन छीनेंगे ना। और कैपिटल गेन कंप्यूट करने के लिए किसी भी चीज को कैपिटल एसेट होना चाहिए, तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट ही नहीं है, तो उस पर कैपिटल गेन ही नहीं होगा, और जब कैपिटल गेन नहीं होगा तो उसको कितनी बार भी बेचते रहो, तुम्हारी एग्जम्पशन छीनी नहीं जाएगी। ओके सर। ठीक है, तो ये जो एग्जम्पशन छीनने की धमकी है ना, ये सिर्फ अर्बन एग्रीकल्चर लैंड के लिए। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका? ठीक है, अब देखो यहाँ पर कहते हैं कि आपका कैपिटल गेन हुआ हो
कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। अच्छा ऐसे मत लिखो इसको, ऐसे लिखो इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग। सी इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। डी है सर, डी पर डी डी। कैपिटल गेन लॉ ऑन सेल ऑफ इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग। अब इसका भी वही है कि सारी इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग means land and building used for industrial purpose prior to 2 years from the date of sale। ठीक है जी। और इन्वेस्टमेंट करनी है और हमें परचेज करना है, क्या यही परचेज करना है जो बेचा है। न्यू लैंड एंड बिल्डिंग फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस। ठीक है। अब ये सुनो, ये कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग जो हुआ है ना, ये हुआ है ड्यू टू कंपल्सरी एक्विजिशन बाय गवर्नमेंट। यानी कि हमने खुद नहीं बेचा, जबरदस्ती गवर्नमेंट ने आकर के हमारे मुंह पे कंपनसेशन मारी और हमारी लैंड एंड बिल्डिंग छीन ली। ऐसा हुआ था ना। गुड़गांव किस चक्कर में फंसा है पता है? जब तुम छोटे बच्चे थे बड़ी शरारत करते थे, रहे होगे करीब 5 या 4 या 6 साल या उससे भी छोटे। तो एक दिन दिल्ली में ये ऑर्डर आया कि ये सारी इंडस्ट्रियल एरिया जो है ना इसको खाली करवाओ, उठा करके बाहर फेंको और सबकी जमीनें और लैंड एंड बिल्डिंग जब्त कर लो। तो बेचारे शिफ्टिंग हुई यहाँ से। सबसे पहले लालच आया हरियाणा गवर्नमेंट के दिमाग में, अरे अरे हम तो बिल्कुल रूरल एरिया, गुड़गांव में कुछ नहीं, डीटीसी की बसें जाती थी खटर खटर खटर। ठीक है, तो गुड़गांव बसाया, बोला यहाँ पे इंडस्ट्रीज लगाओ, यहाँ पे ऑफिस लगाओ। उन्होंने अपनी लैंड दी तो शिफ्टिंग हुई ना यहाँ से वहां, तब ये सेक्शन अप्लाई करेगा। यानी कि अगर आपने, आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आपने मेरे को बेच दिया नॉर्मली अपनी इच्छा से, तो सर ये सेक्शन प्रिवेल नहीं करेगा। सेक्शन 54D कब प्रिवेल करेगा? जब सर आपकी लैंड एंड बिल्डिंग का कंपल्सरी एक्विजिशन हुआ हो बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इसके 2 साल के अंदर आपको नया सेटअप लगाना है, यानी कि लैंड एंड बिल्डिंग परचेज करनी है। आगे फिर सारी वही कहानी। ठीक है जी। न्यू लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है जी। समझ में आई बात? क्यों घरों में बैठो। अब ये गूगल नहीं है, जूम वाले कह रहे हैं तेरे भागो।
ठीक है, फिर इसको यही माइंड अप कर, ठीक है। देखो रूल्स के हिसाब से ना क्वेश्चन सबके साथ सेम ही बनेगा, जहां थोड़ा अलग होगा वहां पे डबल डिप का क्वेश्चन होगा 54 ईसी और 54 एफ के बीच में, वो सिखाएंगे, वो तो सिखाया नहीं, लेकिन यहाँ पे भी वैसा ही क्वेश्चन बन सकता है जैसा अभी हमने किया है। एग्जाम्पशन छीनना आ गया, एग्जाम्पशन छीनना आ गया, ठीक है। और अगर डिपॉजिट करेगा या कुछ भी नया परचेज करेगा तो ही एग्जाम्पशन मिलेगी, ये भी पता लग गया। यानी क्वेश्चन के अंदर और वेरिएशन क्या डाल सकता हूँ, सिंपल सी बात है सर, आप इसको परचेज करवा दो 1 साल के बाद और डिपॉजिट भी ना कराओ अमाउंट को, तो अमाउंट तो टैक्सेबल हो चुका सारा का सारा। रूल्स के साथ करना, रूल्स कहते हैं डिपॉजिट कराना तो डिपॉजिट कराना, आपने डिपॉजिट नहीं कराया ना ही आपने परचेज किया, सर टैक्सेबल हो चुका, आप कुछ भी कर सकते हो। तो जो टैक्सेबल हो गया उसकी एग्जम्पशन भी कहां से मिलेगी, तो चेक करना है क्वेश्चन बोल क्या है, ठीक है। नोट सबके पास है, ठीक है, इसको माइंड अप कर। ओके बच्चों, चलें। एक सेकंड,